everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our remaining chapter of biology series, that is our molecular basis of inheritance. Just I have to say one thing to all of you that I'm really sorry कि मैंने molecular basis of inheritance को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो ज़्यादातर वन शॉट के लिए ही रेडी रहते हैं. ये मेरे जो इसमें मैंने अगर 4 पार्ट्स में कवर भी किया है तो भी मेरे ये चारों पार्ट्स बहुत छोटे छोटे, और मेरा कवर करने का सिर्फ यही रीज़न था कि मैं हर पार्ट को अच्छे से समझा पाऊँ. और अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो इसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है. अगर आप एक बार आराम से बैठ के वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. एंड इसमें मैंने टाइम स्टैम्प का भी यूज़ कर लिया है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ पार्ट 4. इसमें हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. एंड जस्ट आई वांट टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, अगर इसके बाद भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो. यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड इवन यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब एज वेल. जैसे कि मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट आया था कि मेरे को वीडियो टाइम स्टैम्प डालना चाहिए वीडियो में, तो मैंने आज की वीडियोज़ में अपना टाइम स्टैम्प डाला है. थैंक यू फॉर योर सजेशन. अगर आपको इसके अलावा और भी कोई सजेशन देना हो तो आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि सजेशन से ही चीज़ें अच्छी होती हैं. अगर हमें कोई सजेस्ट कर रहा है कुछ तो वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है. तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है दैट विल बी अवेलेबल इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसके बाद जो आज हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है क्लास 12th की, ये भी कंप्लीट हो जाएगी. तो जेनेटिक्स इज़ ऑल अबाउट टू बी फिनिश इन 1 और 2 डे. या तो इवोल्यूशन जो है वो आज अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में इवोल्यूशन जो है मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी. इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे दैट इज़ अ इकोलॉजी. इस इकोलॉजी में हमारे 4 चैप्टर्स हैं. इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं, तो मेरा मेन फोकस है, अगर आप कहो तो मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दूं. लेकिन अगर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करूंगी, अगर हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे तो ये हमारे जो है फिर थोड़ा सही नहीं रहेगा. तो मैं इनको एक दिन के अंदर 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी. या तो ये कर सकती हूँ, या एक बना लेती हूँ इकोलॉजी का पार्ट 1 और एक बना लेती हूँ इकोलॉजी का पार्ट 2. तो एक के अंदर 2 पार्ट्स आ जाएंगे, एक के अंदर 2 पार्ट्स आ जाएंगे. फिर ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, होगा कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट ही हैं. सो इसीलिए मैं एक एक चैप्टर करके वीडियो डालूंगी मॉर्निंग और इवनिंग में. तो हमारा इकोलॉजी भी 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद अगर हम देखें तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन. सो अभी तक हमने क्या देखा? अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग की बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी. क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में? अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ अ सेंट्रल डॉगमा. इसके बारे में पढ़ा था. इसे कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? दैट इज़ अ फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. ठीक है. तो इन्होंने हमें यहाँ सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया था दैट इज़ यूज इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसका यूज़ कहाँ हम करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं. ठीक है. दैट इज proposed by फ्रांसिस क्रिक. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. जस्ट एक चीज़, थोड़ी सी आपको चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको सारा रिकॉल हो जाए कि ये शुरू कहाँ से हुआ है. तो यहाँ क्या होता है दैट इज़ डीएनए में क्या होगा? पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर वो बनेगा हमारा आरएनए में. क्या हुआ? दैट इज़ अ रेप्लिकेशन हो गया डीएनए में. डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है तो दैट इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रैंड. ठीक है. फिर डीएनए से जब वो आरएनए में कन्वर्ट होता है तो ये होता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन. 1 मिनट. फिर आरएनए से होता है दैट इज इनटू अ प्रोटीन. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो डीएनए से जब आरएनए में होगा तो यहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. और अगर हम आरएनए से प्रोटीन की बात करें तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज़ अ ट्रांसलेशन. ठीक है. अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो अगर हमने प्रोकैरियोट्स में देखा, ये कहाँ होता है? इन अ साइटोप्लाज्म.
ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? इनसाइड अ न्यूक्लियस। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो चाहे हमारा प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट्स हो, दोनों कंडीशन में हमारी ट्रांसलेशन कहाँ होती है? इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है यहाँ तक? पढ़ें आगे। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। ठीक है, दैट इज अ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है जब कभी भी हम प्रोटीन की सिंथेसिस करें ओवर आ mRNA। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम mRNA, क्योंकि हमारा जो tRNA और हमने उसके बारे में पढ़ा था दैट इज़ अ rRNA, वो जो होते हैं वो हमारे उसमें नहीं जाते ना प्रोटीन सिंथेसिस में। हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में तो सिर्फ mRNA जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट अ ट्रांसलेशन। ये तो हो गई ट्रांसलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने देखा था, मैंने आपको एक tRNA के बारे में बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो उस हम tRNA के डायग्राम को देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। दिस इज़ अ DHE लूप, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ एंटीकोडोन लूप। क्या है ये? एंटीकोडोन लूप। अभी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, एंड दिस इज़ अ 5 एंड दिस इज़ अ 3 एंड। ठीक है, ये जो हमारा 3 एंड होता है दैट इज़ अ एक्टिव बाइंडिंग, रुक जाओ, दैट इज़ अ एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर अमाइनो एसिड। ठीक है, ये होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ mRNA, या क्या प्रेजेंट है? दैट इज़ अ mRNA। डायरेक्शन क्या होगी? 5' to 3'। यही होती है ना mRNA की डायरेक्शन। ठीक है, mRNA। इसके बाद ये जो हमारा एंटीकोडोन लूप होता है, इसका काम क्या होता है? इस एंटीकोडोन का लूप का काम होता है, ये बाइंडिंग साइट होती है किसकी? बाइंडिंग साइट फॉर mRNA कोडोन। कुछ mRNA पे कोडोन लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, इस mRNA पे भी कुछ कोडोन लिखा होगा। उस mRNA का जो ये एंटीकोडोन लूप होता है, मतलब यहाँ पे जो mRNA पे लिखा होगा, यहाँ पे उसका क्या आएगा? दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री, उसका क्या आएगा? दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ठीक है, उसी को हम एंटीकोडोन लूप बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की, अगर हमें यहाँ पे बात ही करनी होगी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, तो अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है CGU, ठीक है, क्या लिखा है? दैट इज़ अ, अगर इसके ऊपर हमारा लिखा हुआ है दैट इज़ अ CGU, तो हमारा mRNA में क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज़ अ GCA। मतलब अगर हमारा mRNA में GCA प्रेजेंट है तो G का कॉम्प्लीमेंट्री C, C का A, और A का वैसे थाइमीन होता है,
लेकिन हम तो यहाँ आरएनए की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दैट इज़ अ यूरासिल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एंड दिस इज़ अ, ये तो पता चल गया ये क्या है, टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ठीक है, या फिर सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, तो राइबोसोम कैसे होते हैं। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स की बात करें, तो जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होते हैं प्रोक्रियोटिक, दूसरे होते हैं हमारे यूक्रियोटिक। अगर हम प्रोक्रियोटिक की बात करते हैं तो प्रोक्रियोटिक कैसे होते हैं, दैट इज़ अ 70S टाइप, एंड यूक्रियोटिक कैसे होते हैं, दैट इज़ अ 80S टाइप। इस 70S को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो दैट इज़ अ 50S एंड दिस इज़ अ 30S। अगर इस यूक्रियोटिक को हम स्प्लिट करेंगे तो इसको हम करेंगे 60S एंड दिस इज़ अ 40S। ये जो 50S और 60S है, these are larger subunit of ribosomes, whereas अगर हम बात करें इस 30S और 40S की, तो these are smaller unit of राइबोसोम। पता चल गया कौन सी स्मॉलर है, कौन सी लार्जर है और कौन सी किसकी है। ठीक है, तो ये हमारा था इसके बारे में। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो ये हमें दो यूनिट्स पता चल गए यहाँ पे कि किसकी कौन सी स्मॉलर यूनिट होती है, किसकी कौन सी लार्जर यूनिट होती है। तो जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम, उसके पास क्या होता है, उसके पास हैज़ 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट। राइबोसोम की बात हो रही है, राइबोसोम के पास 3 टीआरएनए के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, मतलब 3 बाइंडिंग साइट होती है फॉर टीआरएनए। वो कौन कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, पहली होती है दैट इज़ अ ए साइट। ठीक है, दूसरी जो होती है दैट इज़ अ पी साइट, तीसरी जो होती है दैट इज़ अ ई साइट। ठीक है, जो हमारी ए साइट होती है उसका काम क्या होता है, ए साइट का काम होता है ये हमारे फर्स्ट अमाइलोसाइलेटेड टीआरएनए को बाइंड करती है, दैट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर अमाइनो एसाइलेटेड, जिसमें अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए प्रेजेंट होगा, उसकी बाइंडिंग कहाँ होगी, दैट इज़ ऑन अ ए साइट। ए साइट कहाँ पे, राइबोसोम के ए साइट में। हमारा जो पी साइट होता है दैट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर, अगर हम पी साइट की बात करें दैट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर पेप्टाइडल, पी की बात करें तो कैसा होता है, दैट इज़ अ पेप्टाइडल टीआरएनए। ठीक है, ई साइट की बात करें तो ये होती है बाइंडिंग साइट फॉर विदाउट अमाइनो एसिड। यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता ई साइट पे, इसी को हम एग्जिट साइट भी कहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर द अनचार्ज टीआरएनए, मतलब उस टीआरएनए के ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर ये एस की बात हो रही है तो ये एस क्या होता है, ये एस पता है ना क्या होता है, ये जो एस प्रेजेंट है यहाँ राइबोसोम में दैट इज़ अ सेफर्टबर्ग यूनिट, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट।
इसके बारे में कहाँ लिखा है? दैट इज़ इन अ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जहाँ राइबोसोम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अपना प्रोसेस जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो हमारा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, यहीं से देखते हैं। दैट क्या है? दैट इज़ अ अमाइनो एसिड, कोई भी अमाइनो एसिड है। ठीक है, वो जो अमाइनो एसिड है वो किसके साथ बाइंड होगा? अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो दैट इज बाइंड विद अ एटीपी। ठीक है, किसके साथ होगा? दैट इज अ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? दैट इज अ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, एडीपी क्या होता है? एटीपी लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे अभी एटीपी नहीं बचेगा ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? यहाँ एंजाइम होगा जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? दैट इज अ अमाइनो एसिड और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट निकल गए। ठीक है, एंजाइम भी लग जाएगा इन्हीं के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया वो। ठीक है, सो ये जो हमारा था दैट इज दिस, ये क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, दैट इज अ अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम। एएमपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है? दैट इज अ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, क्लियर है? ये यहाँ पे हमारा एंजाइम था, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू आवर सेकेंड स्टेप। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या है? याद है कॉम्प्लेक्स? अभी तो पिछले पेज पे पढ़ा है। दैट इज आर अमाइनो एसिड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंजाइम। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, या ये क्या करेगा? प्लस टीआरएनए, टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। किसके साथ बाइंड हो जाएगा? दैट इज अ टीआरएनए, दिस इज अ प्लस साइन। जब ये टीआरएनए के साथ बाइंड होगा तो क्या बनाएगा? दैट इज अ अमाइनो एसिड टीआरएनए। मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड टीआरएनए के साइड आ जाएगा, और हमारे जो एएमपी हैं दैट इज़ अ एडिनोसाइट मोनोफॉस्फेट कहेंगे हम, निकल रहे हैं, और एंजाइम भी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। जब ये हमारा निकल गया तो हमारा टीआरएनए के साथ क्या लग गया? दैट इज़ अ टीआरएनए। टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड आ गया, तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि ये जो हमारा अमाइनो एसिड है टीआरएनए के साथ, ये क्या हो गया? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड हो गया, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ टीआरएनए। क्या बोलेंगे? दैट इज अ चार्जिंग ऑफ अ टीआरएनए, या फिर अमीनो एसिलाइटेशन ऑफ टीआरएनए। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमारा टीआरएनए क्या हो गया? चार्ज हो गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया? दैट इज अ अमाइनो एसिड। चार्जिंग ऑफ अ टीआरएनए, या इसी को हम कहेंगे अमाइनो एसिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये तो हमारा बन गया। ठीक है, इसके बनने के बाद क्या होगा? जब ये हमारा बन गया है तो एक चीज़ देखना, इसके बाद एक चीज़ देखना, ये हमारा बन चुका। ठीक है, अब हमारी एमआरएनए आई।
जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनी है, ठीक है। दिस इज़ अ थर्ड स्टेप। अब हमारा इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्या स्टार्ट हो चुका है? दैट इज़ अ इनिशिएशन प्रोसेस। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ऊपर वाली वो तो चल ही रही हैं। तो जब हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो गया तो ये हमारा क्या प्रेजेंट था? इनिशिएशन में क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा क्या है? दैट इज़ अ mRNA 5' to 3'। दिस इज़ अ mRNA, ठीक है। ये हमारा mRNA है। तो यहाँ पे आके क्या होगा? हमारी जो है पहले जो है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, क्या इसके ऊपर एक यूनिट लग जाएगी राइबोसोम की। कौन सी यूनिट लगेगी? दैट इज़, अब इस पर कुछ कोडोन प्रेजेंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक UTR प्रेजेंट होगा, थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद अगर यहाँ AUG प्रेजेंट है, AUG के बाद जैसे कंसिडर्ड GUC प्रेजेंट है, ठीक है। एंड एक और चीज़ लिख देते हैं, दैट इज़ अ UGC। इसी तरीके से यहाँ कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, देन लास्ट में फिर से UTR है, ठीक है। स्टॉप कोडोन भी होगा, रुक जाओ 1 मिनट। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दैट इज़ अ स्टॉप कोडोन, दैट इज़ अ UAA, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे क्या आई? स्मॉलर सब यूनिट आ गई। कौन सी स्मॉलर सब यूनिट आई? और यहाँ पे जाके बाइंड हो गई, ठीक है। दिस इज़ आर स्मॉलर सब यूनिट। डायग्राम सही नहीं बना, उसके लिए रियली सॉरी। तो हमारी सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट किसी की भी, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, किसी की भी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम किससे अटैच हो जाएगी? अटैच होगी किससे? टू mRNA से। mRNA से स्ट्रेट अटैच होगी। क्यों होगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा कोडोन दिख रहा है? इनिशिएशन कोडोन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन कोडोन ऑन mRNA। व्हाट इज द इनिशिएशन कोडोन ऑन mRNA? दैट इज अ AUG। ये दे रखा है, इसी की वजह से हमारी स्मॉलर यूनिट आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारी स्मॉलर यूनिट आ गई तो फिर यहाँ पे आके हमारा जो चार्ज DNA होगा, चार्ज tRNA होगा, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं, दैट इज़ अ, ये जो हमारा डायग्राम था, अब इसका नेक्स्ट बनाते हैं। जस्ट सेकेंड, ठीक है। ये हमारा UTR प्रेजेंट है। देखो हो सकता है डायग्राम उतना सही से ना बने, लेकिन मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। UGC, दिस इज़ अ UAA स्टॉप कोडोन, एंड दिस इज़ अगेन अ UTR, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कौन सी यूनिट है? दैट इज़ अ, अरे इससे मैंने बना दिया, दैट इज़ अ स्मॉलर राइबोसोम की यूनिट लग गई, ठीक है। हमारी जब स्मॉलर राइबोसोम की यूनिट लग गई तो इसके ऊपर क्या आके लग जाएगा? दैट इज़ अ, जस्ट अ सेकेंड, इसी के ऊपर क्या लगेगा आके? दैट इज़ अ tRNA, ठीक है। ये tRNA हमारा लगा के, इस tRNA का अगर कॉम्प्लीमेंट्री क्या प्रेजेंट होगा? ए का क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा? दैट इज़ अ यू। यू का क्या होगा? दैट इज़ अ ए। और जी का क्या होगा? दैट इज़ अ सी, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा क्योंकि ये चार्ज tRNA है ना, तो हमारे पास अमाइनो एसिड कौन सा प्रेजेंट होगा? दैट इज़ अ मिथ्योनीन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मालूम मिथ्योनीन है, ठीक है।
तो अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये इनिशिएशन ही चल रहा है अभी, ठीक है, दैट इज अ तो अब हमारा क्या होगा, इसमें यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। कौन बाइंड होगा, बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की बाइंडिंग हो जाएगी किसके साथ, कैसा टीआरएनए, दैट इज अ चार्ज टीआरएनए, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ अमाइनो एसिड। ये जो 4 टीआरएनए किसके साथ बाइंड होगा, दैट इज बाइंड ऑन एमआरएनए। किसके साथ बाइंड होगा, एमआरएनए से कहाँ पे, एट इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन पे आके बाइंड हो जाएगा। अब टीआरएनए जब बाइंड होगा एमआरएनए से, तो जब ये हमारे इनिशिएशन कोडोन पे बाइंड हो जाएगा तो किससे अटैच होगा टीआरएनए, अटैच विथ रुक जाओ, दैट इज तो ये जो हमारा इनिशिएशन कोडोन के साथ जो हमारा टीआरएनए है वो बाइंड होके आया, ठीक है। इनिशिएशन कोडोन कहाँ प्रेजेंट है, ऑन एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए पे जो इनिशिएशन कोडोन है उससे अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन प्रेजेंट ऑन, एंटीकोडोन के साथ ही तो होगा ताकि कॉम्प्लीमेंट्री बना सके, विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन ऑन किस पे, टीआरएनए पे, ठीक है। तो ये हमारी बाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो जो अब हमारा टीआरएनए भी आ गया यहीं पर, और हमारा इसका नाम क्या है, दैट इज अ स्मॉलर सब यूनिट भी आ गई। तो अब हमारी जो लार्जर सब यूनिट है वो कहेगी कि मैं भी आऊँगी, ठीक है, UTR, दैट इज़ अ AUG। वैसे ये AUG ऐसे लिखा जाएगा, मैं एक ही एक लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ क्योंकि एंड दिस इज़ अ UAA स्टॉप कोडोन, दिस इज़ अ UTR, ये थी 5 to 3, दिस इज ऑल्सो 5 to 3, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा क्या लगा पड़ा है, दैट इज़ दिस इज़ अ स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। इसके ऊपर हमारे प्रेजेंट है दैट इज़ अ टीआरएनए UAC। अब हमारी अब लार्जर सब यूनिट कहेगी कि मैं क्यों अकेले रहूं, तो हमारी जो लार्जर सब यूनिट है वो भी आके बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ आके हमारी ये लार्जर सब यूनिट लग गई। कौन सी यूनिट लग गई, दैट इज़ अ लार्जर सब यूनिट। तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट, ठीक है। क्या हो जाएगी, लार्जर सब यूनिट जो है वो भी बाइंड हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू एमआरएनए के साथ लार्जर सब यूनिट भी हमारी बाइंड हो गई। और ये जो दो आपस में सब यूनिट है, दैट इज़ अ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट टू एमआरएनए, एंड दीज टू larger and smaller subunit are
बाइंड टुगेदर, ये किसकी वजह से होती है? विद द हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वजह से होती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। तो आगे अगर हम देखते हैं, दैट इज दिस इज आर डायग्राम 5 to 3 UTR से स्टार्ट हुआ था, देन AUG, इसके बाद हमारा क्या है? दैट इज GUC एंड UGC, दैट इज GUC एंड UGC, नेक्स्ट UAA एंड UTR, दैट इज स्टॉप कोडोन UAA एंड UTR। ठीक है, यहाँ पे आके जो हमारा राइबोसोम की, देखो मैं बार बार बता रही हूँ सेम चीज़ें, स्मॉलर यूनिट लगी ताकि आप गलती से भी ना भूलें। फिर यहाँ पे जो हमारा है tRNA वो लगा, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट था AUGC का, दैट इज़ A, U आया, U की जगह क्या आया? A एंड G की जगह आया C। फिर हमारी जो लार्जर सब यूनिट थी उसने बोला मैं क्यों दूर रहूँगी, मैं भी लगूंगी, वो भी चली आई, ये लार्जर है। ये दोनों सब यूनिट किससे ज्वाइन हुई? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। तो इतना तो हमारा लग गया। ठीक है, अब जो हमारी लार्जर सब यूनिट होती है, मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारी लार्जर सब यूनिट होती है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं। लार्जर सब यूनिट हैव 3 साइट। कौन कौन सी 3 साइट प्रेजेंट होती हैं? अगर हम तीनों साइट की बात करें तो हमारी साइट होती है दैट दिस इज अ P साइट, दिस इज अ A साइट एंड दिस इज अ E साइट। ठीक है, क्लियर है? तो हमारी जो P साइट है और A साइट है और E साइट है, तो जो P साइट है वो किसकी वजह से ज्वाइंट हो गई? P साइट में क्या आ गया? दैट इज अ पेप्टाइडल साइट। और A साइट पे क्या आ गया? A साइट पे आ गया अमाइनो एसाइल साइट। अभी मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें, अमाइनो एसाइल साइट। और ये जो हो गई दैट इज़ अ एग्जिट साइट। तो क्या होगा यहाँ से? जो हमारा पहला tRNA है दैट इज अ फर्स्ट tRNA, वो बाइंड कर जाएगा किससे? P साइट से, बाइंड एट द P साइट। एंड जो रेस्ट tRNA है, रेस्ट tRNA आर बाइंड विथ A साइट। ठीक है, तब अभी हमारा आएगा तो चेन इलोंगेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आया, क्या आया? दैट इज अ इलोंगेशन। तो जब हमारा इलोंगेशन आया, अब देखो मैं बताती हूँ। तो जैसे यही हमारा mRNA था, दैट इज़ अ 5 to 3, बार बार ये चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए और ये फिर हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। दैट इज़ अ UTR। यहाँ हमारी स्मॉलर यूनिट लगी, यहाँ हमारी लार्जर यूनिट लगी, इसके बाद दिस इज़ आर tRNA, ठीक है, ये हमारा tRNA था। अब यही tRNA पे एक और tRNA आ जाएगा, यही होगा चेन इलोंगेशन में।
ये टीआरएनए मतलब जीयूसी के लिए आएगा, तो जी के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ सी, यू के लिए ए और ये जी, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ गया हमारा ए साइट पे, ये हो गया पी साइट एंड दिस इज़ अ ई साइट। तो जो हमारा न्यू टीआरएनए आएगा वो कहाँ पे अटैच होगा, इलॉन्गेशन में क्या होगा, दैट इज़ अ न्यू टीआरएनए अटैच करेगा टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम। जब वो ए साइट ऑफ राइबोसोम से अटैच करेगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अपना अमाइनो एसिड जो है, क्योंकि ये जो हमारा दूसरा टीआरएनए आएगा वो भी तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड लेके आएगा, इन सब के ऊपर अमाइनो एसिड प्रेजेंट था ना, इसके ऊपर मेथियोनिन था। तो ये जो हमारा पहला वाला जो था, इसका ये जो अमाइनो एसिड है ये इसके ऊपर पाइलअप हो जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से ये टीआरएनए है वो एग्जिट की तरफ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा क्या होगा, जो नया टीआरएनए होगा, जैसे मैं बता रही थी कि जो न्यू टीआरएनए होगा वो ए साइट पे आके लग जाएगा। देखो ये ए साइट पे न्यू टीआरएनए आ गया। अब इनके बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, ठीक है, किनके बीच में, ये जो हमारी पी साइट है और जो ए साइट है, ये दोनों क्या करेंगी, इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगेगी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो हमारा टीआरएनए है, जो हमारा ए साइट पे वो पी साइट पे टीआरएनए इज प्रेजेंट इन पी साइट, जो हमारा टीआरएनए पी साइट पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन टी साइट, सॉरी पी साइट पे जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इज रिलीज्ड बाय ए साइट, सॉरी ई साइट। तो यहाँ क्या होगा, देखो मैं फिर से दोबारा डायग्राम बना देती हूँ, एक डायग्राम तो मैंने बना लिया था, नाउ जस्ट आई हैव टू मेक अ वन मोर डायग्राम सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, दिस इज़ अ यूटीआर। यूटीआर क्या होता है, दैट इज़ अ अनट्रांसलेटेड रीजन, जो ट्रांसलेटेड रीजन नहीं होता, AUG, दिस इज़ अ GUC। तो अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारी ये यूनिट है स्मॉलर और दिस इज अ लार्जर सब यूनिट, दिस इज अ पी साइट, ई साइट, ए साइट। बहुत डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है तो आप समझ जाना, लेकिन तो यहाँ पे अब हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, इसके ऊपर जो थे वो अमाइनो एसिड्स आ गए। अब ये जो हमारा पी साइट है यहाँ ई साइट की हेल्प से निकलता रहेगा और ये जो राइबोसोम है वो आगे आगे ऐसे करके बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये जो राइबोसोम है ये बढ़ता रहेगा आगे 5' to 3' के ऊपर, और जो हमारा अनचार्ज टीआरएनए है, मतलब जिसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वो ई साइट की हेल्प से निकलता रहेगा। तो क्या होगा, अगर हमें लिखना है तो अगर हम इसे लिखें कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करेंगे, स्लाइड ओवर करेंगे ओवर द एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं, और जब व्हेन एनी स्टॉप कोडोन, या तो स्टॉप कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन भी जिन्हें कहते हैं, नॉनसेंस कोडोन आ जाते हैं, ठीक है, अवेलेबल हो जाते हैं, कहाँ आएंगे, सबसे पहले ए साइट पे आएंगे क्योंकि ए साइट आगे बढ़ेगी, अवेलेबल एट ए साइट। तो ये क्या करेंगे, कौन कौन से कोडोन होते हैं, दैट इज़ अ UAA, UGA एंड UAG। तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे
जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म हो रही है राइबोसोम की वजह से, वो क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी और इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। और ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्मिनेट की है, मतलब ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, द पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जो रिलीज होगी कहाँ होगी, इन साइटोप्लाज्म वाया किसकी वजह से होगी, कौन सा फैक्टर होगा, दैट इज अ रिलीजिंग फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक, सारी चीज़ें समझ आ गई। देखो कितना इजी है ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमारा अभी हम देख लेते हैं डायग्राम, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन के बारे में एनसीईआरटी में क्या गिवन है, और ये हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो गया। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें पॉलीमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड का, ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके, मतलब प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड मीन्स मैनी प्रोटीन चेन, एक से ज़्यादा। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। जो ऑर्डर और सीक्वेंस चाहिए होता है हमारे अमाइनो एसिड में, वो किसकी वजह से डिफाइन होता है, वो सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो कि हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, दैट दिस इज अ एमआरएनए। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में बना लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट फेज होता है अमाइनो एसिड का, उसमें हम उसे एक्टिवेट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी के साथ, और एक कॉग्नेट टीआरएनए बनाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज अ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। समझ में आ गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनोलाइजेशन ऑफ टीआरएनए क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर दो चार्ज टीआरएनए आपस में क्लोज ले जाते हैं, दोनों चार्ज टीआरएनए को देखो, ये टीआरएनए आपस में क्लोज आ जाते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगती है, जिसकी वजह से वो फेवर्ड एनर्जेटिकली फेवर करती है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड फॉर्मेशन। और इसी जगह पे किसी कैटलिस्ट की, अगर इसी जगह पे किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंट होगा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा देगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेलुलर फैक्ट्री होती है वो सिंथेसाइजिंग, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज हो सके, और वो सेलुलर फैक्ट्री क्या होती है, दैट इज अ राइबोसोम इज अ सेलुलर फैक्ट्री। राइबोसोम के पास स्ट्रक्चरल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। अगर हम इनएक्टिव स्टेट की बात करें तो 2 सब यूनिट में प्रेजेंट होंगे। तो इनएक्टिव स्टेट में 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो जो स्मॉलर सब यूनिट है पहले वो जाएगी और एम फार्मा के पास, एमआरएनए के पास चली जाएगी। देखो यहाँ पे हमारी स्मॉलर सब यूनिट पहले एमआरएनए के पास आई थी। जब ये हमारी एमआरएनए के पास स्मॉलर सब यूनिट आ गई तो इसके बाद ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो चलने लग जाएगा, जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं। और जो हमारे पास 2 साइट प्रेजेंट होती है लार्जर सब यूनिट में, फॉर अ सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड, 2 साइट ही होती हैं जहाँ पे हमारे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं, दैट इज अ पी साइट, और दूसरी साइड कौन सी होती है, दैट इज अ, दूसरी साइड की अगर हम बात करें दैट इज अ ए साइड। जो ई साइड होती है वो तो एग्जिट के लिए होती है ना, जस्ट अ सेकेंड, 2 साइड, दैट इज अ पी साइड एंड ए साइड। यहीं पे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं ना आके, अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंड होते हैं ना आके। तो दस टू क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि क्या हो सके, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। 23SR राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया, जो कि किसका काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये क्या गिवन है, देखो मैं बता देती हूँ। अगर हम, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो यूक्रियोटिक में किसी और की वजह से बनेगा और प्रोक्रियोटिक में किसी और की वजह से, यूक्रियोट एंड प्रोक्रियोट। तो हमारा जो यूक्रियोट होता है उसमें किसकी वजह से बनता है, उसमें ये बनता है यूक्रियोट की अगर बात करें तो दैट इज अ 28
srRNA मतलब राइबोसोमल RNA। और अगर प्रोकैरियोट की बात करें दैट इज अ 23 srRNA। प्रोकैरियोट में क्या आ जाते हैं, दैट आर बैक्टीरिया ऑल्सो। क्लियर हो गया। मैंने देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे के साथ साथ यूकैरियोट के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़े तो जो हमारा प्रेजेंट होता है ट्रांसलेशन यूनिट जो प्रेजेंट होती है mRNA में, वो mRNA के सीक्वेंस को स्टार्ट कर देती है जब AUG कोडोन प्रेजेंट होता है और स्टॉप करती है जब हमारा स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होता है। अगर हम mRNA की बात करें तो उसमें हमें कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते और उन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, जिसे कहते हैं UTR। तो जो UTR होते हैं वो दोनों एंड में प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्टार्ट कोडोन से पहले और दूसरे स्टार्ट कोडोन के बाद, फिफ्थ पे भी प्रेजेंट होते हैं, थर्ड पे भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अगर इनिशिएशन की बात करें तो हमारा जो राइबोसोम है वो mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा और स्टार्ट कर देगा कोडोन को, AUG स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो राइबोसोम है वो इलॉन्गेशन फेज को स्टार्ट करेगा ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। इस स्टेज में कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड करेंगे, लिंक करेंगे टीआरएनए के साथ, जो कि एक एप्रोप्रिएट कोडोन बना देंगे mRNA में बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन विद द टीआरएनए एंटी कोडोन। तो जो टीआरएनए में एंटी कोडोन होगा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कौन कर देगा, दैट इज अ कोडोन प्रेजेंट ऑन द mRNA। अगर यहाँ पे हम राइबोसोम्स की बात करें तो वो कोडोन टू कोडोन मूव होते रहेंगे mRNA में, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो एक के ऊपर एक ऐड होता रहेगा, कहाँ पे और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेटेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय अ डीएनए, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय अ mRNA। और एट द एंड जब रिलीज फैक्टर जो है वो स्टॉप कोडोन, मतलब जब स्टॉप कोडोन आएंगे ए साइड पे तो वहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे हमारा जो रिलीज फैक्टर है वो बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडोन के साथ, ताकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो इतनी देर से हो जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, उसे टर्मिनेट कर सके, मतलब स्टॉप कर सके, और जितनी भी पूरी पॉलीपेप्टाइड है उसको रिलीज कर सके फ्रॉम द राइबोसोम। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव अ नो डाउट ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन। तो अगर हम रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है दैट इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें हम जीन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं ताकि फॉर्मेशन हो सके पॉलीपेप्टाइड की। जीन एक्सप्रेशन that result in the formation of polypeptide chain। तो अभी हमारी पॉलीपेप्टाइड के यहाँ पे क्या किन किन की ज़रूरत पड़ी? अगर हमने प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में तो कुछ था ही नहीं, प्रोकैरियोट तो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर था। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा और हमने यूकैरियोट्स में क्या देखा, दैट इज़ अबाउट अ जीन रेगुलेशन। यूकैरियोट्स, रुक जाओ एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमने देखा जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। भैया मैं इस चीज़ को बता बता के थक गई हूँ। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे आर कपल टुगेदर, एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, अकर इन अ सेम कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। कंपार्टमेंट का नाम क्या है? दैट इज अ साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो हमारा mRNA ट्रांसक्रिप्शन होगी पहले। वो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर। और फिर हमारा क्या बनेगा? दैट इज अ HNRNA।
अब इस HNRNA में स्प्लाइसिंग, कैपिंग, होगी, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अ प्रोसेस्ड mRNA, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ mRNA। mRNA में बन जाएगा। इसके बाद अब ये न्यूक्लियस से चला जाएगा, कहाँ, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जब ये बेचारा साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा तब जाके इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन लेवल आएगा। कैपिंग, टेलिंग भी होता है, ट्रांसलेशन लेवल आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ जीन रेगुलेशन। ठीक है, सो लेट अस रीड आउट। रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर इन वेरियस लेवल। अगर हम जीन के रेगुलेशन की बात करें तो एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें हमें अलग अलग लेवल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम यूक्रियोट्स की बात करें तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा जिसमें हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, दैट इज़ अ HNRNA। ठीक है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब रेगुलेशन ऑफ स्पाइसिंग, इंट्रॉन्स का रिमूवल, एक्सॉन्स का रह जाना, कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस करना, फिर उस mRNA को हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में डालेंगे, देन अ ट्रांसलेशन लेवल। दिस इज ऑल अबाउट अ यूक्रियोट। अगर हम बात करें, जीन इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। तो जो अगर हमारी सेल के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनका काम क्या होता है, दैट इज टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर फंक्शन या फिर सेट ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, जो कि कौन सिंथेसाइज करता है, ई कोलाई, जिसका काम होता है वो हाइड्रोलिसिस कर सके लैक्टोज का इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, कौन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ई कोलाई सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोडाइज का काम होता है वो हाइड्रोलिसिस कर सके लैक्टोज का इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, अगर इसको हमें लिखना हो तो, क्योंकि पता है क्या होता है, जो थ्योरी लिखी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ई कोलाई ने किसको सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज कर दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, कर दिया सिंथेसाइज। इसके बाद इस बीटा गैलेक्टोडाइज ने डाइज ने क्या किया, इसने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करी, किसकी करी, लैक्टोज की, और लैक्टोज में किस में कन्वर्ट कर दिया, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, फिर द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि जो बैक्टीरिया है उससे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज ही नहीं है, बैक्टीरिया के पास ये है ही नहीं, तो वो अपना जो एनर्जी सोर्स है उसको यूटिलाइज कैसे करेगा। और अगर उसके अंदर सिंथेसिस नहीं हो रही है एंजाइम बीटा गैलेक्टोजेज की, तो इन सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन को कौन कौन रेगुलेट करता है, दैट इज़ अ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर हम डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रॉय की भी बात करें, तो जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ सेवरल सेट ऑफ जीन। जब बहुत सारे सेवरल सेट ऑफ जीन्स में बराबर कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेगुलेशन होता रहता है, तभी एम्ब्रॉय जो है वो डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएट होकर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। वेयर एज अगर हम प्रोक्रियोट्स की बात करें, तो इन प्रोक्रियोट्स द कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल जीन ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है वो प्रोमोटर को दी जाती है, दैट इज टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद द एसेसरी प्रोटीन, जो कि अफेक्ट कर देते हैं रिकॉग्नाइजेशन स्टार्टिंग साइट को। अगर हम रेगुलेटरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं पॉजिटिवली जिनका नाम होता है एक्टिवेटर, एक हो सकते हैं नेगेटिवली जिनका नाम होता है रिप्रेसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन की प्रोक्रियोटिक DNA की, तो बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलेगा इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन
जहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन किसके साथ हो रखा हो, सीक्वेंस के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, दैट इज़ अ इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। एप्रोटर रीजन जो होता है वो एडजेसेंट रीजन के प्रोमोटर रीजन के क्या से होता है, एडजेसेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन के एडजेसेंट में कौन होगा, दैट इज़ अ ऑपरेटर रीजन, ठीक है, जो कि हमें बहुत सारे ओपेरॉन में देखने को मिलता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर रीजन, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये जो ऑपरेटर होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटर का काम क्या होता है, जो भी रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। और हर एक ओप्रोन का एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है, और जितने भी ओप्रोन होते हैं उन सबका एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है, और एक स्पेसिफिक रिप्रेसर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा लैक ऑपरेटर होता है वो दैट इज़ प्रेजेंट इन ओनली द लैक ऑपरेंड एंड इट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली, और जो कि किसके साथ इंटरेक्ट करता है, स्पेसिफिकली लैक रिप्रेसर के साथ। तो चलिए अब यहाँ पे हम लैक एप्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस लैक एप्रॉन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, दैट इज़ अ लैक एप्रॉन के बारे में अगर हमें देखा जाए तो क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा ये जो लैक एप्रॉन होता है ये कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, दैट इज़ अ जैकब एंड मोनार्ड ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हमारा लैक एप्रॉन होता है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें एक रेगुलेटर जीन देखने को मिलेगी, दैट इज़ अ रेगुलेटर जीन, जो कि किससे डिनोट होती है, दैट इज़ अ आई से। इसके बाद इसमें हमें एक प्रोमोटर देखने को मिलेगा, प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज डिनोट विद पी। एक इसमें हमें ऑपरेटर देखने को मिलेगा, दैट इज ओ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लैक एप्रेन की बात कर रहे हैं और इसमें हमें स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलेंगी, दैट इज अ स्ट्रक्चरल जीन ZYA, ठीक है। इसके बाद इतना जब हमें मिल जाएगा तो अब चलते हैं हम अपने लैक एप्रॉन की तरफ, चले। दिस इज आर अ लैक एप्रॉन, क्या होता है, दैट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ, इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, किसके मेटाबॉलिज्म को, ऑफ लैक्टोज, ठीक है। सो द, पढ़े इसे, the elucidation of the lac apron was also a result of a close association between a genetist and a biochemist। अगर हम लैक एप्रॉन की एल्यूसिडेशन की बात करें तो वो क्या था, दैट इज़ अ क्लोज एसोसिएशन। एक जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट थे, दैट इज़ अ फ्रांसिस जैकोब, और एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था जैकी मोनार्ड। दे वर द फर्स्ट टू आइसोलेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, जिन्होंने पहली बार क्या दिया था, दैट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। अगर हम लैक एप्रॉन की बात करें तो लैक रेफर्स टू आ लैक्टोज, ठीक है, लैक रेफर्स टू आ लैक्टोज। पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं दैट इज़ रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर। एक ही पॉलीसिस्ट्रोनिक, अगर बहुत सारे सिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट हैं तो उन सबको सिर्फ एक ही प्रोमोटर और एक ही रेगुलेटरी जीन कंट्रोल करेगा। ऐसे अरेंजमेंट पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात करें कहाँ देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट्स में, जिसे हम रेफर करते हैं ओप्रोन। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, अगर हम लैक एप्रॉन की बात करें या TRP एप्रॉन, एरा एप्रॉन, हिज एप्रॉन एंड वाल एप्रॉन एक्सेट्रा, ये बहुत सारे अदर एग्जाम्पल हैं एप्रॉन के। लैक एप्रॉन की बात करें तो इसके अंदर एक रेगुलेटरी जीन होता है, दैट इज़ अ आई जीन।
उसके बाद आई डज नॉट रेफर टू अ इंड्यूसर, ठीक है। आई का मतलब ये नहीं होता है कि उसका नाम इंड्यूसर है, रादर इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ ZYA। जो जीन आई होता है वो कोड करता है, दैट इज़ फॉर अ रेप्रेसर ऑफ द लैक एप्रॉन। तो लैक एप्रन के रिप्रेसर को कौन कोड करेगा, दैट इज़ अ आई जीन। जो Z होता है दैट इज़ कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसेज, जिसका काम होता है कि वो हाइड्रोलिसिस कर सके लैक्टोज इनटू मोनोमोरिक यूनिट, दैट इज़ अ लैक्टोज एंड ग्लूकोज। Y का काम होता है वो परमिएज के लिए कोड करे। इसके अलावा जो हमारा, जिसकी वजह से परमिबिलिटी बढ़ सके बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, और जो हमारा ZYA ए जीन जो होता है दैट इज़ कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। और ये जो तीनों के तीन जीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो लैक एप्रॉन में होते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इन मोस्ट अदर एप्रॉन एज वेल, जो जीन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एप्रॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम एंड रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। तो ऐसी दूसरे एप्रॉन की भी बात करें तो उसमें भी हमें सारे जीन्स एक ही एप्रॉन में चाहिए होते हैं, ताकि वो सारे के सारे एक फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड वे में मेटाबॉलिकली फंक्शन कर सके। तो लेट्स कम, अगर हम इंड्यूसर की बात नहीं करते, अगर एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो ये जो रिप्रेसर mRNA फॉर्म हुआ है, यहाँ से ये रिप्रेसर आएगा और ये जाके बाइंड हो जाएगा दिस ओ रीजन से। व्हाट इज़ अ ओ, दैट इज़ अ ऑपरेटर रीजन से। दिस इज अ ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ये आई क्या है, दिस इज नॉट अ इंड्यूसर, दिस इज अ रेगुलेटर जीन। ये जो यहाँ पे पी प्रेजेंट है ये प्रोमोटर है रेगुलेटर जीन का, प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। ये जो पी प्रेजेंट है दिस इज अ प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। और ये जो तीन प्रेजेंट हैं दीज थ्री आर स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे जब रिप्रेसर ने ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर दिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमारा रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म हुआ, इसने बाइंड कर लिया ऑपरेटर रीजन के साथ, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा ताकि वो ऑपरोन को ट्रांसक्राइब ना कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंड्यूसर की प्रेजेंस में, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो यहाँ से रेगुलेटरी जीन से ये रिप्रेसर mRNA आएगा और ये mRNA से यहाँ से ये रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा। और ये जब रिप्रेसर प्रोटीन बन गया है तो यहाँ पे आके इंड्यूसर लगेगा, दैट इज़ अ इनएक्टिव रिप्रेसर, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा इनटू अ लैक mRNA में, इसमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी। दैट इज स्टैंड्स फॉर, Z स्टैंड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y स्टैंड्स फॉर परमिएज एंड A स्टैंड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। इसका निमोनिक देखो अगर हम ZYA की बात करें तो इसको हम याद कर सकते हैं BPT से, ठीक है। दैट इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। इससे ज़्यादा और कोई इजी निमोनिक नहीं बता सकती मैं, और इस निमोनिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम का सबस्ट्रेट है जो कि रेगुलेट करता है, स्विच ऑफ कर दे ऑपरोन को या स्विच ऑफ कर दे। हैंस इट इज़ टर्म्ड एज अ इंड्यूसर, जिसे हम इंड्यूसर कहते हैं। अगर हम एब्सेंस की बात कर रहे हैं प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज की, तो लैक्टोज जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सके। फिर इसके बाद जो लैक्टोज है वो सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ परमिएज की वजह से। लैक्टोज इसके बाद इंड्यूस करेगा ऑपरोन को इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो रिप्रेसर है ऑपरोन से सिंथेसाइज्ड होगा, जो कि कहाँ से आएगा, आई जीन से। फिर उस रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा और वो ऑपरेटर रीजन प्रिवेंट करेगा ताकि वो ट्रांसक्राइब ना कर सके। ये तो हो गया जब बंद है सब कुछ। अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट है
तो उस केस में लैक्टोज और एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर के साथ इनएक्टिवेटेड तरीके के साथ इंड्यूसर के साथ इंटरेक्शन कर लेंगे, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगी और वो प्रोमोटर को अलाउ करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो रेगुलेशन होता है लैक एप्रॉन का, दैट इज़ विजुलाइज एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। यहाँ से अगर हम रेगुलेशन ऑफ लैक एप्रिन की बात करें तो वो किसकी वजह से होती है, रिप्रेसर की वजह से। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि दो तरीके की रेगुलेशन होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। इसे नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लैक एप्रॉन की रेगुलेशन हो रही है वो रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से हो रही है। तो जो लैक एप्रॉन होता है दैट इज़ अंडर अ कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। वैसे वो पॉजिटिव रेगुलेशन के भी कंट्रोल में होता है, लेकिन वो नेगेटिव रेगुलेशन के, बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। यहाँ पे अब इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा है, जितना लिखा है दैट इज़ सफिशेंट। आई होप सबको ये लैक एप्रॉन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आर ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। तो इसमें कुछ डेटा गिवन है, सिर्फ हमें उसको देखना है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे हमें किस किस डेटा को देखना है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अपने डेटा की बात करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, जो भी बेसिस के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, वो सब के सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर दूसरे वर्ड्स में बात करें तो जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का, वो कहाँ में देखने को मिलता है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर मिलता है। अगर दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे से अलग हैं तो इस क्यों है, क्योंकि उनका डीएनए सीक्वेंस कैसा है, अलग है। ठीक है, दीज assumption led to a quotient of finding out the complete DNA sequence of a human genome. With the establishment of the genetic engineering technique, where it was possible to isolate and a clone of any DNA, and availability of a simple and fast technique for determining a DNA sequence, a very ambitious project of sequencing a human genome was launched in the year of 1990. तो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1990 में हुआ था। अब क्वेश्चन हमारे अंदर ये आता है कि अगर हमें कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम की बतानी हो तो उसके लिए बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक आई, जिससे हम किसी भी पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, क्लोन मतलब उसकी कॉपी बना सकते हैं, और बहुत सारी सिंपल और फास्ट टेक्निक भी आई जिससे हम डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन जीनोम की प्रोडक्ट की बात करें तो वो एक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसकी क्या क्या थे। अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो उसका हेप्लॉइड कंटेंट दैट इज 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर था। दिस इज अ हेप्लॉइड कंटेंट। अगर हम बात करें इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग, अगर इसकी सिक्वेंसिंग की कॉस्ट की बात करें दैट इज $3 पर बेस पेयर, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग। द टोटल अगर एस्टिमेट की बात करें दैट इज $9 billion। फर्दर इट इज इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर स्टोर्ड इन द टाइप्ड फॉर्म इन अ बुक। अगर इसी ये जो ऑब्टेन्ड सीक्वेंस आया है इसको हम ऑब्टेन स्टोर करें किसी भी बुक के अंदर, दैट इज अ टाइप फॉर्म ऑफ अ बुक के अंदर, तो हर एक पेज के अंदर 1000 लेटर होंगे और ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस। देन 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। ये जो इनॉर्मस डाटा देखने को मिला दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो। अगर हम HGP की बात करें दैट इज़ अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इरा इन अ बायोलॉजी, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो वट इज़ अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज़ अ क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इरा ऑफ बायोलॉजी। अगर हम गोल्स ऑफ HGP की बात करें तो हमें आइडेंटिफाई करने थे अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा हम सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का, जिससे हम ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन डीएनए का मेकअप होता है, जो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन को, जितने भी टूल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके ताकि डाटा एनालिसिस अच्छी हो सके। ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज़, जो भी ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको इन्वेंट कर सके ताकि हम उन्हें दूसरे सेक्टर्स में भी भेज सकें सच एज इंडस्ट्रीज।
इसके बाद एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइजेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और बहुत सारे एथिकल लीगल और सोशल इशू आए थे जिसका नाम है ELSI, दैट इज़ द एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, जो कि अराइज हुए थे फ्रॉम द प्रोजेक्ट से। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, दैट इज़ अ 13 ईयर प्रोजेक्टेड, जो कि कहाँ हुआ था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ HJP द वेलकॉम ट्रस्ट, दैट इज़ अ अमेरिका, बिकेम अ मेजर पार्टनर। एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन जो देखने को हमें मिला था, कहाँ कहाँ से देखने को मिला था, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में कंप्लीट हो गया था। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ DNA वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल कैन लीड्स टू अ रेवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज एंड ट्रीट समडे प्रिवेंट द थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर। तो अगर हम यहाँ पे DNA के इफेक्ट्स की नॉलेज की बात करें तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर से जो कि ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ह्यूमन बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, जितने भी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं उनके DNA सीक्वेंस से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, नेचुरल कैपेबिलिटीज़ की, जितनी भी सॉल्विंग चैलेंजेस आने वाले हैं हेल्थ केयर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में, उन सबको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, और दिस इज़ अ कौन कौन से, दैट इज़ अ नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट, कैनियो हैबाइडाइसिस लेगिंस, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, एक डॉर्सोफिला, दैट इज़ अ फ्रूट फ्लाई। अगर प्लांट्स की बात करें तो राइस, अराबिडोफिसिस, जो कि अभी तक कैसे हैं, हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड। ठीक है, बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पे हम मैथोलॉजीज की बात करें तो द मैथड इन्वॉल्व टू मेजर प्रोसेस, दो मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। पहला जो होता है जिसमें हमें सारे जीन्स को हैं उनको एक्सप्रेस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ RNA, जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन अ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। दूसरा जो अप्रोच है उसमें हमें सारी सीक्वेंसिंग करनी होती है सारे जीनोम की, जिसके अंदर कोडिंग भी आ जाएंगी, नॉन कोडिंग भी आ जाएंगी। लेटर असाइनिंग अ डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विथ फंक्शन एज अ, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग करने के लिए जितनी भी टोटल DNA होते हैं सेल से, उसे आइसोलेट करना है, फिर उसे रैंडम फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, क्योंकि DNA क्या होता है, दैट इज़ वेरी अ लॉन्ग पॉलीमर दैट आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सिक्वेंसिंग अ वेरी लॉन्ग पीस ऑफ DNA। और अगर इस पूरी की सिक्वेंसिंग करनी होगी तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशन देखने को मिलेंगी। इसके बाद इसे क्लोन करना पड़ेगा किसी सूटेबल होस्ट के साथ यूजिंग अ स्पेशलाइज वेक्टर। ये जो क्लोनिंग है इसकी वजह से रिजल्ट आ जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ DNA फ्रेगमेंट, जिसकी वजह से सब्सिक्यूटली कुड बी सीक्वेंस विद द ईज, जो कि हम ईजी तरीके से सीक्वेंस कर सकते हैं। जो कॉमनली यूज्ड होस्ट हैं, अगर हम किसी कॉमनली यूज होस्ट की बात करें, कौन कौन से होस्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और जो वेक्टर्स हैं उनको हम बाक और याक कहते हैं, दैट इज़ अ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड याक इज़ अ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग अ ऑटोनोमिक DNA सीक्वेंसर। जो हम फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर रहे हैं उसमें हमने ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर का यूज़ किया है, जिस पे काम किया था प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप बाय फेंड्रिक सेंगर ने। ठीक है, ये जो सेंगर थे इनको क्रेडिट दिया गया था फॉर डेवलपिंग अ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये इस तरीके से अरेंज किए गए थे बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो दीज सीक्वेंस आर सब्सिक्वेंटली एनोटेड एंड असाइंड टू ईच क्रोमोजोम। अगर हम क्रोमोजोम के सीक्वेंस की बात करें तो जो क्रोमोजोम 1 है दैट वाज कम्प्लीटली ओनली इन May 2006। दिस वाज द लास्ट वन ऑफ द 24 क्रोमोजोम। बाकी 22 ऑटोजोम्स थे और एक XY भी सीक्वेंस किया गया था। अदर कोई चैलेंज जो आया था दैट इज़ अ जेनेटिक और फिजिकल मेकअप में आया था जीनोम में। इसके बाद हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट अ DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो ह्यूमन जीनोम के दिस आर द साइलेंट फीचर्स। ठीक है,
सेलिएंट फीचर्स। ह्यूमन जीनोम के अंदर दिस इज 3164.7 मिलियन बेस पेयर। अगर हम एवरेज जीन की बात करें तो 3000 बेसेस होते हैं। लार्जेस्ट नोन जो ह्यूमन जीन है जो कि है डिस्ट्रॉफिन की, दैट इज़ अ 2.4 मिलियन बेसिस की। टोटल नंबर अगर हम जीन्स की बात करें दैट इज़ 30,000, मच लोअर देन अ प्रीवियस एस्टिमेट, क्योंकि वहाँ पे 80,000 टू 1,40,000 जीन्स थे। ऑलमोस्ट जो है 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो है बिल्कुल सेम होते हैं ऑल इंडिविजुअल। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, आर अननोन 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड। हाँ, तो जीनोम के 2% से भी कम जो है वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। अगर ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो बार बार चलता रहेगा लार्ज पोर्शन के लिए ह्यूमन जीनोम में, ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है दैट आर अ स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं 100 टाइम्स देन 1000 टाइम्स। इसमें कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन देखने को नहीं मिलता। दे शेड लाइट ऑन अ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड इवोल्यूशन। अगर हम क्रोमोजोम 1 की बात करें तो उसके अंदर जीन्स होते हैं 2968, और वाई की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ होते हैं 231। साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1.4 मिलियन लोकेशन के बारे में बताया था जहाँ पे हमें सिंगल डीएनए डिफरेंस देखने को मिला था, दैट इज़ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम स्निप कहते हैं, दैट इज़ अकर इन अ ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस की। तो ड्राइविंग अ मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस, जहाँ से हमें पूरी नॉलेज पता चल गई डीएनए सीक्वेंस की, तो यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला। तो दिस enormous task will require the expertise and creativity of a 10,000 of scientists from varied discipline, both public and private। यहाँ पे हमें कितने साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी थी, दैट आर 10,000 साइंटिस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट जो था द एचजी सीक्वेंस का, वो क्या था, दैट इज इन अ न्यूली अप्रोच ऑफ अ बायोलॉजिकल रिसर्च। अगर हम पास्ट रिसर्चर की बात करें, स्टडीड वन और फ्यू जीन एट अ टाइम विद द होल जीनोम सीक्वेंस, a high throughput technology can approach question systematically on a broad scale। अगर इसकी बात करें तो इसमें हम स्टडी कर सकते हैं ऑल द जीन्स इन द जीनोम के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में ट्रांसक्रिप्ट करना, उन सबको देख सकते हैं। ऑर्गन ट्यूमर में हाउ 10 of thousands ऑफ जीन एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट इन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पे 10 से 1000 तक के जीन्स और प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमें क्या पता चला, 99.9% जो सीक्वेंस होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। तो जीनोम कितने प्रेजेंट होते हैं, 3.10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। तो अगर हम देखें इफ वन एम टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस देखना हो दो इंडिविजुअल के अंदर, तो हमें कैसे देखना पड़ेगा, दैट इज़ अ वेरी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। अगर हम कंपेयर करते हैं टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जिनकी कितना है 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो क्विक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेरी क्विक वे, ताकि हम डीएनए सीक्वेंस को ईजिली मेजर कर सकते हैं दो इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी स्पेसिफिक रीजन इन अ डीएनए सीक्वेंस, जिसे हम रिपीटिव डीएनए कहते हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें रिपीटिव डीएनए कहते हैं, जो कि सेपरेटेड होते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए से, अलग अलग पीक पे, किसकी वजह से, ड्यूरिंग अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। ये जो बल्क डीएनए होता है ये ज़्यादा पीक फॉर्म करता है, वेयर एज अ अदर स्मॉल डीएनए जो होता है वो सैटेलाइट डीएनए होता है। अगर हम बेस ऑफ कंपोजिशन के बारे में बात करें तो या तो हमारा एटी रिच होगा या जीसी, दैट इज़ एडिनाइन थाइमिन रिच होगा, या फिर ग्वानिन साइटोसिन रिच होगा। लेंथ ऑफ सेगमेंट की बात करें और नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट की बात करें तो सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज, जिसे हम माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये किसी के लिए भी कोड नहीं करते, किसी भी प्रोटीन के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। ये जो सीक्वेंस होते हैं दे शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या बनाते हैं, दैट इज़ अ बेस बनाते हैं।
अगर हम डीएनए की बात करें फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा, अगर इंडिविजुअल से लें तो उसके अंदर हमें एक ही तरीके का, सेम तरीके का डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा. सो यहाँ से दे बिकम अ वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल फॉर फॉरेंसिक एप्लीकेशन. तो ये जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है दैट आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. तो ये हेरिटेबल नहीं होता, इनहेरिटेबल होता है. इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पेटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट. तो इसीलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं जब भी हमें पेरेंट्स का पता लगाना होता है. ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट. अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर, दैट इज अ बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग इन अ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डीएनए मॉर्फिज्म इन अ सिंपल वर्ड अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, दैट इज़ अ वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग जेनेटिक लेवल पे ड्यू टू म्यूटेशन. ठीक है, न्यू म्यूटेशन जो होती है दैट इज अराइजेज इन अ इंडिविजुअल, या तो सोमैटिक सेल्स की वजह से या जर्म सेल्स की वजह से. ठीक है, ऐसी सेल्स जिसमें गैमीट जनरेट हो रहे हैं वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म. अगर हमारी जर्म सेल की म्यूटेशन जो है वो नहीं हुई तो इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी आ जाएगी ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसकी वजह से ट्रांसमिट हो जाएगी म्यूटेशन, और वो फिर बाद में पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, इफ़ मोर देन वन वेरिएंट एली एक ही लोकस पे प्रेजेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है. तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो होती है वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलती है, जिसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट अ पॉलीमॉर्फिज्म. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड से देखने को मिलता है लार्ज स्केल चेंजेस. अगर हम इवोल्यूशन और स्पीशिएशन की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्निक दे रखी है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने दी थी? दैट इज़ अ एलेक जेफरे ने दी थी. उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया था एज अ प्रोब, जिसमें उन्हें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला था, जिसी को हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं, वेंटीआर. इस टेक्निक जो एज यूज अर्लियर, अगर इस टेक्निक को जब हमने पहले यूज़ किया था तो इसमें हमने साउदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन किया था, जिसमें हमने रेडियो लेबल्ड वेंटीआर को यूज़ किया था एज अ प्रोब. जिसमें पहले हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, फिर डीएनए को डाइजेस्ट किया बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हम बायोटेक्नो में पढ़ेंगे. फिर हमने सेपरेशन किया डीएनए फ्रेगमेंट्स का बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसे भी हम बायोटेक में पढ़ेंगे. फिर हमने ब्लॉटिंग को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम अ सेपरेटेड फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन. इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया यूजिंग अ वेंटीआर लोब. इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, जो भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसको हमने डीएनए फ्रेगमेंट की जो भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसको डिटेक्ट किया बाय यूजिंग अ ऑटो रेडियोग्राफी. तो ये जो हमारा वेंटीआर होता है ये सैटेलाइट डीएनए की छोटी क्लास से क्लास से होता है, दैट इज रेफर्ड एज अ मिनी सैटेलाइट. एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे हम टेंडमली अरेंज करते हैं इन अ मैनी नंबर ऑफ कॉपीज. कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन अ इंडिविजुअल. तो हर इंडिविजुअल के अंदर कॉपी नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है. ये जो नंबर रिपीट होता है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. अगर वेंटीआर का जो साइज़ है वो 0.1 से 20 kb हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम वेंटीआर के साथ देखेंगे तो ऑटो रेडियोग्राम जो होगा उसमें बहुत अलग अलग तरीके के बैंड्स देखने को मिलेंगे. ये जो बैंड्स होते हैं दैट आर अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ अ इंडिविजुअल डीएनए. इट डिफर फ्रॉम, ये जो होते हैं बैंड्स ये हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस. तो ये जो बैंड्स होते हैं वो हमें हर किसी में अलग देखने को मिलते हैं सिवाय किसके, आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब जुड़वा भाई बहन के बीच में, जुड़वा भाई भाई या जुड़वा बहन बहन के बीच में. अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, अगर हमें टेक्निक की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना हो तो हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ करने को मिलती है, जो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर हमने सिंगल सेल से डीएनए लिया है ताकि हम उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करा सकें, तो इन एडिशन टू एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइन इट हैज़ बीन मच वाइडर एप्लीकेशन, जिसमें हम पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं.
तो आज के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग प्रोब यूज़ होते हैं ताकि हम डीएनए फ्रेगमेंटिंग जो है उसको, फिंगरप्रिंट्स जो हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स, उनको जनरेट कर सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. मैं बार बार फ्रेगमेंटिंग बोल रही हूँ, बट इट इज़ नॉट अ फ्रेगमेंटिंग. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्लिप ऑफ अ टंग. दिस इज़ अ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. हो सकता है, देखो यहाँ पे मैं अपना पूरा जो चैप्टर है, फाइनली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विद दिस बिग ग्रेट स्माइल फेस, ख़त्म होता है. कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल किसी के साथ भी होता है और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि कई बार पढ़ते पढ़ते हमें ये चीज़ लगती है कि हम बिल्कुल सही वर्ड बोल रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आती है वो थोड़ी गलत हो जाती है. अगर ऐसी चीज़ आप कोई भी नोटिस करें तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी. बाकी मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल एकदम ठीक होते हैं, उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगी. मैं अच्छे से चीज़ें समझा देती हूँ. ट्रांसक्रिप्शन भी हो चुका, ट्रांसलेशन भी हो चुका. ये जो 2 वीडियोस हैं ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किए और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ताकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े कहीं और से. एंड हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट अ इकोलॉजी. इसके बाद जो हमारी यूनिट है दैट इज़ अ सेकेंड यूनिट जिसका नाम जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है. सॉरी, नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ अबाउट अ इकोलॉजी. ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है. जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है इसमें दैट इज़ अबाउट अ इवोल्यूशन. तो हमारी फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की जो यूनिट है वो पूरी की पूरी यूनिट सेकेंड कवर हो जाएगी. नेक्स्ट हम अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ इकोलॉजी. Here I am going to ending my whole lecture. Thank you so much for your love and support. Have a nice day. Have a great day. And I'm just finishing my lecture here and just want to tell you one thing more, that all the link of Telegram as well as Instagram are available in a description box. If you have any doubt or if you want to give me a suggestion, so I am open for a suggestion. अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी बताएगा तो मैं उसे अपनी वीडियोस में डेफिनेटली अप्लाई करूँगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Once again, have a nice day and have a good day, all of you.